नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुरारीलाल दायमा आज आपको प्रांतीय स्वशासन या प्रांतीय स्वायत्तता पर बात करूंगा। 1935 के अधिनियम की जो सबसे प्रमुख विशेषता कहें या भारतीयों के लिए पुरस्कार कहें, वो प्रांतीय स्वायत्तता थी। इस अधिनियम द्वारा 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतों को एक नवीन वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। प्रांतों में स्वशासित राजनीतिक इकाई का रूप दिया गया और उन्हें अपने निश्चित क्षेत्र में केंद्रीय हस्तक्षेप से स्वतंत्र रूप से सत्ता प्रदान की गई। कहने का मतलब कि प्रांतों को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम दिया गया। उन्हें प्रांतीय सूची के जो 54 विषय थे उन पर कानून बनाने का, उस पर प्रशासन करने का, उनमें वित्तीय क्षेत्र में कार्य करने की सत्ता उन्हें प्रदान की गई। यानी कि 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय क्षेत्र में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना का पूरा प्रयास किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ हम देखें तो प्रांतों को अपने एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार देना, यानी अपने निश्चित क्षेत्र में वह केंद्रीय नियंत्रण या बाह्य नियंत्रणों से स्वतंत्र रहकर कार्य करे। दूसरे अर्थों में इसको समझें कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना से है, अर्थात प्रांतों में शासन सत्ता ऐसे लोकप्रिय मंत्रियों के हाथों में दी गई जो व्यवस्थापिका के प्रति और व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी थे। यही प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ था। अब बात आती है 1935 के अधिनियम द्वारा जो प्रदत्त प्रांतीय स्वशासन व्यवस्था है, इसका हम मूल्यांकन करें कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसकी उपयोगिता है और कैसे इसका हमने व्यवहार में कार्य किया प्रांतीय स्वायत्तता पर, उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो 1935 के अधिनियम द्वारा जो प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त की गई थी वो वास्तविकता से बहुत दूर थी। इस पर बाह्य और आंतरिक दोनों ही क्षेत्रों में बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। प्रांतों के पास से स्वायत्तता का एक अंश भी नहीं रह गया था। अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्था के अंतर्गत न तो प्रांत बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र थे और न ही प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। कि प्रांतीय जो स्वशासन था उस पर बाह्य प्रतिबंध थे, जिसका हम उल्लेख इस प्रकार कर सकते हैं कि प्रांतीय शासन में केंद्र हस्तक्षेप कर सकता था, अनेक तरीके से कर सकता था, जिससे प्रांतीय स्वशासन एक मजाक बनकर रह गया था। अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय शासन में केंद्रीय हस्तक्षेप के कुछ पॉइंट्स हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे संकट काल की घोषणा करके कि अधिनियम की धारा 102 के अनुसार गवर्नर जनरल के द्वारा गंभीर आंतरिक अव्यवस्था हो जाए, अशांति हो जाए या युद्ध के वास्तविक या संभावित खतरे के कारण वो संकट काल की घोषणा कर सकता था। जैसे आजकल 352 है, ये वर्तमान संविधान में या इस आर्टिकल को 352 का नाम दिया गया, उस समय ये 102 था। तो इसकी घोषणा के बाद संघीय विधानमंडल को प्रांतीय सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। दूसरा जो संकट काल था वो प्रांतों पर नियंत्रण का था, वो था अधिनियम की धारा 156 जो आजकल 356 है कि गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों को भारतीय शांति और सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकता था। यदि गवर्नर अपने प्रांत में धारा 93 के अनुसार यह घोषणा कर देता था कि संवैधानिक विफलता हो गया, यानी कि सभी जो आजकल 356 है उसी के तहत धारा 393 थी कि गवर्नर ये घोषणा कर दे कि प्रांत का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है
और उसके अनुसार सरकार कार्य नहीं कर रही है तो प्रांतीय शासन के सारे ढांचे का अंत कर दिया जाता था और प्रांतीय शासन का सारा भार स्वयं गवर्नर ले लेता था। यानी कि सारे जो उसके जो प्रांतीय जो विषय थे 54 विषय, उस पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर के पास आ जाता था। वो अपने विवेक से, अपने व्यक्तिगत निर्णय से शक्ति का प्रयोग करता था और वो गवर्नर जनरल के नियंत्रण में चला जाता था। तीसरा जो नियंत्रण का उपाय था कि प्रांतीय जो कानूनी क्षेत्र में गवर्नर जनरल का भी नियंत्रण था, वो भी एक वास्तविकता थी कि कुछ विशेष प्रकार के विधेयक या कोई संशोधन गवर्नर जनरल की पूर्व आज्ञा के बिना प्रांतीय विधानमंडल में पेश नहीं किए जा सकते थे। दूसरा, प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा कोई विधेयक पारित कर भी दिया गया तो गवर्नर उसे गवर्नर जनरल की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता था। इन विधेयकों पर स्वीकृति देना या न देना गवर्नर जनरल की इच्छा थी। गवर्नर जनरल यदि चाहता तो इन विधेयकों को ब्रिटिश सम्राट के लिए रिजर्व रख सकता था और गवर्नर जनरल के द्वारा इस प्रकार के किसी भी विधेयक को प्रांतीय विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेजा भी जा सकता था। ये भी व्यवस्था थी कि कोई विधेयक पास कर दिया, गवर्नर के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा, वो गवर्नर जनरल के लिए रख सकता था उसे। तो यानी कि बहुत सारे उस पर चेक्स डाल दिए गए थे। इसी तरह गवर्नर जनरल के कुछ विशेष उत्तरदायित्व निश्चित कर दिए गए थे जिसके आधार पर गवर्नर जनरल प्रांतीय क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता था। प्रांतीय मंत्री गवर्नर जनरल के नियंत्रण के बाहर नहीं थे। शांति भंग होने से रोकना गवर्नर जनरल तथा गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व था। इसलिए इस संबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये कहते हैं कि यह घोषणा करना कि कानून और व्यवस्था मंत्रियों को सौंप दी गई है जबकि उसके संबंध में विशेष उत्तरदायित्व गवर्नर जनरल तथा गवर्नर को था, छल और कपट से कम नहीं था। गवर्नर जनरल ब्रिटिश राजमुकुट, ब्रिटिश संसद को दी गई विस्तृत शक्तियों ने प्रांतीय स्वशासन को नहीं के बराबर कर दिया था, जो कि भारतीयों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। यानी कि उस पर गवर्नर का, गवर्नर जनरल का, ब्रिटिश सम्राट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रतिबंध था। ये तो हो गई जो इसमें अधिनियम के में जो बाह्य वो चीज़ें थी जो उसके अंतर्गत थी। अब आंतरिक क्षेत्र में भी कुछ प्रतिबंध थे। जैसे आंतरिक क्षेत्र में प्रांतीय स्वायत्तता का तात्पर्य उत्तरदायी शासन होता था, यानी शासन की शक्ति ऐसे लोकप्रिय मंत्रियों के हाथों में होनी चाहिए जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। लेकिन उस पर भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, उस पर भी कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे। जैसे 1935 के अधिनियम में गवर्नर को एक संवैधानिक अध्यक्ष बनाना चाहिए था, जो नहीं बनाया गया। गवर्नर अभी भी वास्तविक अध्यक्ष ही था। वह किसी भी विधेयक को अस्वीकृत कर सकता था, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता था। इसके अतिरिक्त उसे अध्यादेश जारी करने, अधिनियम बनाने की शक्ति प्राप्त थी। जहाँ संसदीय व्यवस्था होती है वहाँ गवर्नर या राज्यपाल क्या होता है, एक संवैधानिक प्रधान मात्र होता है। वास्तविक शक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल के पास होती है, लेकिन यहाँ उल्टा था। वित्तीय मामलों में भी गवर्नर को असाधारण शक्तियाँ प्राप्त थी। बजट उसी की देखरेख में तैयार होता था। वह ऐसे किसी भी मांग को यथापूर्वक कर सकता था जिसे प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा कम या स्वीकृत कर दिया गया। यानी वित्तीय मामले में भी गवर्नर की ही सारी इच्छाएं, विवेक, सब कुछ गवर्नर का ही चलता था। मंत्रियों की नियुक्ति, पदच्युति की शक्ति भी गवर्नर के पास ही थी। वह मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता था, उनकी बैठक बुलाता था। सिंध के गवर्नर द्वारा मुख्यमंत्री अल्लाह बख्श को विधान सभा का विश्वास मत होते हुए भी उसने पद से हटा दिया गया। कारण ये था कि अल्लाह बख्श ने अपनी उपाधि खान बहादुर को त्यागने की घोषणा कर दी। दूसरा उदाहरण कि बंगाल के मुख्यमंत्री फजलुल हक तथा पंजाब के मंत्री शौकत हयात खां को मामूली सी बात पर पद से हटा दिया गया। गवर्नरों की इस निरंकुश शक्तियों ने प्रांतीय स्वशासन को एक ढोंग बनाकर रख दिया था। संवैधानिक रूप से मंत्रियों का सेवाओं पर भी कोई नियंत्रण नहीं था और जो प्रशासनिक अधिकारी, जो सेक्रेटरी होते थे, वो सीधे गवर्नर से जाके मिल सकते थे, उनको वो आज्ञा थी। यानी कि मंत्रियों के माध्यम से मिलना उनका स्वीकार नहीं था।
इन कमियों और बाधाओं के बावजूद भी प्रांतीय शासन में नवीन योजना पुरानी व्यवस्था से एक बेहतर थी, एक सुधार था। इसी कारण कांग्रेस और भारत के दूसरे राजनीतिक जो पार्टियां थी वो संघीय योजना को तो अस्वीकार कर देती हैं, लेकिन 1935 के अधिनियम की जो प्रांतीय अंश था उसे स्वीकार करके उसके अनुसार कार्य करना मंजूर कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रांतीय स्वायत्तता पर आचरण कि 1937 में फरवरी 1937 में प्रांतीय शासन के अनुसार चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई। कांग्रेस के जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में जबरदस्त चुनाव प्रचार किया और उनके कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने देश के प्रत्येक कोने में कांग्रेस का संदेश पहुंचाया और इस प्रकार 1 अप्रैल 1937 को जब चुनाव संपन्न हुए तो कांग्रेस को चुनाव में जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, जिनमें संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मुंबई, मद्रास, मध्य प्रांत में ये जहां कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। दूसरे जो 3 प्रांत थे आसाम, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभरकर सामने आई। पंजाब और सिंध में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं रही। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी 175 में से 106 स्थान प्राप्त किया। यूनियनिस्ट पार्टी में हिंदू, सिख और मुसलमान सभी थे और इसका मुस्लिम लीग से कोई संबंध नहीं था। चुनाव परिणाम लीग के लिए ज़्यादा उत्साहजनक नहीं रहे, कारण कि लीग समस्त मुसलमानों के वोटों का केवल 4.8% ही यानी कि वोट प्राप्त कर सकी। उसे मुसलमानों के लिए सुरक्षित 482 स्थानों में से केवल 51 स्थान ही उसे प्राप्त हुए। और सबसे बड़ी बात यह रही कि मुस्लिम लीग मुस्लिम बहुल प्रांतों की अपेक्षा हिंदू बहुल प्रांतों में अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई। अब बात आती है कांग्रेस के द्वारा पद ग्रहण का निर्णय लेना कि कांग्रेस ने सरकार से गवर्नर से ये आश्वासन प्राप्त कर लिया कि गवर्नर प्रांतीय सरकारों के दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस आश्वासन के बाद 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल बनाए। इस संबंध में मौलाना आज़ाद ने लिखा है कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय था कांग्रेस का, क्योंकि अब तक कांग्रेस ने नकारात्मक नीति अपनाई थी और शासन का दायित्व स्वीकार करने से हमेशा इनकार करती रही। अब कांग्रेस ने प्रथम बार शासन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और वह शासन का भार स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। ये एक उत्साह का विषय था। अब बात आती है कि उत्तरदायी शासन में मंत्री और गवर्नर की क्या स्थिति रही। जब सरकार बनाने के लिए कांग्रेस तैयार हो गई तो कांग्रेस के 51वें अधिवेशन में यह स्वीकार किया गया कि गवर्नरों के द्वारा मंत्रियों के साथ पर्याप्त सीमा तक सहयोग किया गया। 1939 में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि गवर्नर ने अपना कार्य भली भांति किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गवर्नर संवैधानिक शासक मात्र थे। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत और बिहार में राजनीतिक बंदियों की रिहाई और उड़ीसा में अधीनस्थ नौकरशाही पदाधिकारियों के कार्य वहाँ गवर्नर बना देने पर विवाद पैदा हुआ, लेकिन इस विवाद का हल कर लिया गया। गैर कांग्रेसी प्रांतों में सरकारों के कामकाज में गवर्नर का ज़्यादा हस्तक्षेप रहा। कांग्रेस के जहां बहुमत था वहां गवर्नर ने एक लोकतांत्रिक तरीके से कार्य किया। अब बात आती है कि जब कांग्रेस अच्छा कार्य कर रही थी तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल पर मुस्लिम लीग ने आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया। और आरोप क्या लगाए कि 1937 में कांग्रेस और लीग में पद ग्रहण के संबंध में समझौता नहीं होने के कारण लीग के द्वारा कांग्रेस के प्रति एक तरह से स्थायी विरोध की नीति अपना ली और मिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग द्वारा यह विशेला प्रचार प्रारंभ कर दिया गया कि सत्ता आते ही बहुमत समुदाय यानी कि हिंदू जो लोग हैं वो अपना व्यवहार बदल लिया है, हिंदुस्तान केवल हिंदुओं के लिए है। लीग द्वारा हिंदू सरकारों के हाथों में मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार की बातों का झूठा प्रचार करना प्रारंभ कर दिया।
मार्च 1938 में संयुक्त प्रांत में इन अत्याचारों की जांच के लिए पीरपुर के राजा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है। याद रखना, पीरपुर के राजा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाती है। कमेटी ने हिंदू अत्याचारों की झूठी ही विस्तृत सूची पेश कर दी और इस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की आलोचना प्रारंभ हो गई। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस संबंध में संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जांच का प्रस्ताव रखा, जिसे मिस्टर जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया। मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यह आरोप निराधार थे कि कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। गवर्नर जनरल और विभिन्न प्रांतों के गवर्नरों ने भी यही कहा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये असत्य हैं, झूठे हैं। संयुक्त प्रांत के गवर्नर मिस्टर हेनरी हैग और साधारणतः कांग्रेस के जो आलोचक रहे मिस्टर कूपलैंड ने भी लीग के आरोपों की नितांत रूप से झूठा और असत्य बताया। अब बात आती है कांग्रेसी मंत्रिमंडल की सफलताएं कि अपने 28 महीने के कार्यकाल में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने जनता की प्रशंसनीय कार्य की सेवा की। सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने रचनात्मक कार्य किए। उन्होंने घरेलू व कुटीर उद्योगों, मद निषेध, ग्रामोत्थान, श्रम कल्याण, कृषि, प्राथमिक शिक्षा, हरिजन उत्थान, ऐसे बहुत सारे कार्य सफलतापूर्वक उन्होंने संपन्न किए। उन्होंने खेतियों पर जो जमींदारों के अत्याचार थे उनसे भी उन श्रमिकों की रक्षा की और सभी कांग्रेसी प्रांतों ने जो राजनीतिक बंदी थे उन्हें रिहा कर दिया गया। 1938 में मुंबई में की कांग्रेस सरकार ने लोगों की जो ज़मीनें जब्त कर ली गई थी सविनय आंदोलन के दौरान उसे वापस लौटा दी। प्रोफेसर कूपलैंड कहते हैं कि इन 28 महीनों के शासन के दौरान कांग्रेस ने ऐसी सफलताएं प्राप्त की जिन पर कांग्रेस उचित रूप से गर्व कर सकती है। उनके नेताओं ने यह दिखा दिया कि जहां वे बात करना जानते हैं वहां उनमें काम करने की भी एक योग्यता है, क्षमता है। जहां वे असंतोष करना जानते हैं, वे प्रशंसा भी करना जानते हैं, वो प्रशासन करना भी वो जानते हैं। उनमें तथा उनके सहयोगियों में सामाजिक क्षेत्र में सुधार की एक सच्ची लगन है। पंडित नेहरू लिखते हैं कि कांग्रेस के पद ग्रहण से मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ा और वो सबसे बड़ा ये प्रभाव पड़ा कि देश में एक उत्साह की लहर दौड़ गई कि हमारे द्वारा शासन संचालित किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस सत्ता में से चिपकी भी नहीं रही और भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अक्टूबर 1939 में कांग्रेस की द्वारा मंत्रिमंडल के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। कारण कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और भारतीय नेताओं से बिना पूछे ही ब्रिटिश सरकार ने भारत को दूसरे विश्व युद्ध की घोषणा कर दी कि भारत भी इसमें शामिल है। इस बात पे कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने ये निश्चय किया कि हम सरकार से त्यागपत्र देते हैं और साथ ही इस दिन को मुस्लिम लीग के द्वारा एक आज़ादी का दिवस मनाया गया, मुक्ति दिवस के रूप में इसे मनाया गया। और इसके बाद हमने, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन अपन पढ़ चुके हैं, अब तो संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने ये सारी चर्चाएं कर दी हैं। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम अब इधर राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास हम अपना कंप्लीट हो गया। अब पहले हम ब्रिटिश संविधान के जो कुछ चैप्टर छूट गए थे उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।